और आज की इस क्लास में हम क्लास 10th साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बोर्ड 2023 के लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। कहने का मतलब साइंस यानी कि विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज के इस क्लास में, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपके 2023 बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं। आप देखिए प्रश्न नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का वर्णन करो। सोडियम हाइड्रोक्साइड की विधि का बनाने का वर्णन करो। अब हमें इस सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का वर्णन करना है और और इसके उपयोग भी लिखना है। तो चलिए इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, उपयोग भी आपको हम बताएंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की विधि का वर्णन करेंगे और उपयोग भी लिखना है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाते हैं और आपको रिएक्शन सहित बताएंगे, मतलब कि रिएक्शन के साथ आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। और चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, हेडिंग डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हेडिंग पढ़ चुकी है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसका अपघटन होकर क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसका अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर अभिक्रिया भी कहते हैं। जिस तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर चलिए 2NaCl और जल को मैंने अभिक्रिया कराई, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड Cl2 और H2 प्राप्त हुआ। तो आपकी ये अभिक्रिया बन चुकी है। और थोड़ा सही से समझिए कि अब मान लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या होगा कि विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसका अपघटन होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को हम क्लोर अभिक्रिया भी कहते हैं। अब चलिए यहाँ पर मैंने 2NaCl लिया और 2H2O लिया और फिर मैंने अभिक्रिया करा दी। अब और आगे बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस तरह से करते हैं, जिस तरीके से साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा के क्षेत्र में हम इसका भी प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ में जितने भी जल उपचार है और जल उपचार में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। इतना आप लोग समझ लीजिएगा कि साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में, ऊर्जा के क्षेत्र में और जल उपचार में, तो इतनी चीज़ों में हम इनका उपयोग करते हैं। और आगे बात करते हैं, फिर हम आपके सामने पहले इतना रिवीजन कर लीजिएगा। जो ये आपका जो प्रश्न नंबर 1 है, इसको पहले सही से याद कर लीजिएगा, फिर हम प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर, और स्क्रीन पर लाते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। अब चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है मेरा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलयोजन अभिक्रिया लिखो। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की मुझे जलयोजन अभिक्रिया लिखनी है, या फिर हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है। जो आर्द्ररोधी जो बर्तन है उसमें हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों रखते हैं, साथ ही साथ में इसकी व्याख्या करो, इसकी व्याख्या भी करनी है। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमें जलयोजन अभिक्रिया देनी है। इस तरीके से इस प्रश्न, या फिर हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, और या फिर हमसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। दोनों का जो आंसर होगा वो एक तरीके से, उसका जो दोनों का जो आंसर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उत्तर आप लोग इसका लिखना स्टार्ट करिए। तो इसका उत्तर किस तरीके से लिखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह आर्द्रता यानी कि आर्द्रता या नमी
आर्द्रता हो गया, जिस तरीके से नमी भी कह सकते हो, जल है। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल या नमी का में संपर्क में आकर क्या होता है कि बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर जो होगा वो अगर जल के संपर्क में आएगा तो क्या होगा कि वो जल के संपर्क में आने पर क्या होगा कि बड़ी तीव्रता से किस में परिवर्तित हो जाता है, जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। और आप लोगों को हम रिएक्शन सहित समझाएंगे, रिएक्शन भी इसके समझाएंगे, जो कि एक बहुत कठोर पदार्थ है। जो जिप्सम कैसा पदार्थ है, जिप्सम एक बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जो आपका जिप्सम जो है बहुत ही कठोर पदार्थ है। आप चलिए आपके सामने रिएक्शन को पहले समझा दें। रिएक्शन कैसी रिएक्शन, अब चलिए CaSO4 1/2 H2O, ये किसका फार्मूला है, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला हो गया। और चलिए ये क्या है, जल है। अब जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया जब हमने जल से कराई, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के संपर्क में कौन आया, जल आया, तो ये बड़ी तीव्रता से किस में परिवर्तित हो गया, जिप्सम में परिवर्तित हो गया। और जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2 H2O, ये जिप्सम का फार्मूला हो गया। तो चलिए इस तरीके से ये आपकी जो अभिक्रिया है, ये आपकी अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। और इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं। और प्रश्न मेरा था, क्या था प्रश्न मेरा, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जलयोजन अभिक्रिया लिखनी है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की हमने जलयोजन अभिक्रिया लिख दी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब जो होता है वो जल के पास जब जाता है तो वो जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। अब चलिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसका व्याख्या करो। अब चलिए इसकी व्याख्या हमने कर दी है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक बहुत कठोर पदार्थ है। अब अभिक्रिया समीकरण निम्नवत है। अभिक्रिया का हमने समीकरण भी आप लोगों को बता दिया है। जिस तरीके से अभिक्रिया का आप लोगों को समीकरण लिखना है कि CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O किसका फार्मूला, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है। और जिसमें हमने अभिक्रिया किसकी कराई, अभिक्रिया हमने जल की करा दी। और हमको अभिक्रिया जल से कराने पर हमको जिप्सम आपका प्राप्त हो गया, जिप्सम प्राप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर मेरा, अब देखिए प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं कि जो आपका कास्टिक सोडा है। प्रश्न नंबर 3 हेडिंग डालिए, प्रश्न नंबर 3 को नोट कर लीजिए पहले कि जो आपका कास्टिक सोडा है तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है। तो ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखने। तो सबसे पहले हेडिंग डालें यहाँ पर कि कास्टिक सोडा के उपयोग। तो पहले लिखेंगे कास्टिक सोडा के उपयोग और फिर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। पहले कास्टिक सोडा के उपयोग लिखने, फिर लिखेंगे किसके उपयोग, फिर लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग। तो पहले आप लोग लिख लीजिए कि कास्टिक सोडा के उपयोग लिखिए। तो कास्टिक सोडा का निर्माण हम कहाँ करते हैं, कास्टिक सोडा का उपयोग कहाँ करते हैं, जिस तरीके से हम अगर साबुन और जितना भी आपका डिटर्जेंट हो गया, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में हम कास्टिक सोडा का प्रयोग करते हैं। इसमें इतना याद कर लीजिए। और नंबर 2 है मेरा कि ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम कास्टिक सोडा का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से कास्टिक सोडा का उपयोग मैंने कौन कौन से बताए, साबुन के निर्माण में, साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण में और ऊर्जा के क्षेत्र में। अब चलिए अब लिखना स्टार्ट करिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के कौन कौन से उपयोग होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग लिख लीजिए मूर्तियां एवं खिलौने बनाने में। जितनी भी मूर्तियां होती हैं और जो खिलौने जो होते हैं उसको बनाने में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट मेरा आ जाए जैसे शल्य हो गया, शल्य और चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में प्लास्टर करने में, चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टर करने में भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो आप लोग पहले इनका रिवीजन कर लीजिएगा। जिस तरीके से हमने आप लोगों को यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की, जिस तरीके से कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना। तो कास्टिक सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मैंने आप लोगों को उपयोग बताए कि कास्टिक सोडा का उपयोग हम साबुन व डिटर्जेंट के निर्माण में करते हैं और साथ ही साथ में ऊर्जा के क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। फिर हमने यहाँ पर बात की प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखना है। तो मूर्तियाँ एवं खिलौने बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। फिर चलिए और नेक्स्ट आगे बात करते हैं। और चलिए फिर हमने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की
जो कि आपका प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अर्ध बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए और प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल वजन क्षमता लिखी। तो चलिए आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, जब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।